हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप देका आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करते हैं आपको अपना चैनल पे स्मार्ट वे गुवाहाटी पे। ठीक है, आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय फ़ोन नंबर इज़ 9101145961। तो आइए शुरू करते हैं, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के सेकेंड फेज़ को शुरू करेंगे अभी। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के जो 1 वाला फेज़ है इसका भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, जिस पे मैंने गवर्नर जनरल वाला सिस्टम को कंप्लीट कर रखा है। डेट स्टार्ट्स फ्रॉम 1772 से लेके 1856 तक। तो मैंने वारेन हेस्टिंग्स से लेके शुरू किया था और मैंने डेलहाउसी तक ख़त्म किया था। ठीक है, उसके बाद जो टेनर होंगे ये आज हम लोग शुरू करेंगे। इस टेनर को हम लोगों ने 2 भागों में बंटवारा करा है। आज हम लोग पढ़ेंगे 1858 से लेके 1905 तक, मतलब हम लोग लॉर्ड कैनिंग से लेके लॉर्ड कर्जन तक आज पढ़ेंगे। इसके बाद का जो भी टेनर होंगे दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री 2। ठीक है, तो आइए बेसिकली गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के बीच में कुछ डिफरेंसेस को पहले समझ लेते, उसके बाद हम लोग टॉपिक को और विविड वे पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, बेसिक सा चीज़ें आपको वाइसरॉय और गवर्नर जनरल में पता होना चाहिए। एक गवर्नर जनरल और एक वाइसरॉय के बीच में क्या अंतर है। जो ये गवर्नर जनरल था, ये जो भी रूल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करता था ये डायरेक्टली इसके हाथ के अंदर होता था, मतलब ये खुद से प्रोक्लेमेशन करता था। और ये जो गवर्नर जनरल था, ये गवर्नर जनरल वाज नथिंग बट ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये गवर्नर जनरल हुआ करता था। लेकिन वाइसरॉय क्या है, जब वाइसरॉय आया तो बेसिकली ये एक गवर्नेंस सिस्टम है, मतलब ये रूल नहीं है, ये एक गवर्नेंस है। जो करेंगे कौन, बेसिकली ये किसके हाथ में रहेंगे, ये हाथ में रहेंगे क्वीन का, और हमारे इंडिया पे जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो होंगे वाइसरॉय। तो क्वीन जो भी डिसीजंस लेंगे ये वाइसरॉय यहाँ पे इंडिया पे ये पालन करेंगे। और इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए जो बीच का एक जो मीडिएटर होंगे दैट विल बी द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इसके डिसीजंस के ऊपर नियोग करेंगे और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए लागू है या नहीं तो ये वाइसरॉय को बताएंगे इस चीज़ को, या फिर इंडिया पे जो भी चीज़ चाहिए ये चीज़ प्रोक्लेम होना चाहिए तो ये वाइसरॉय बताएंगे सेक्रेटरी जनरल को, और क्वीन से ये चीज़ को यस या नो में तब्दील करके लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा, ये सडनली क्यों हुआ। सडनली हुआ बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के कारण। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के कारण ये बेसिकली हुआ था। क्यों होने लगा, आपको अगर पता है हमारे भारत पे एक रिवॉल्ट हुआ था, दैट इज़ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, जिसको शुरुआत किया गया था किनके द्वारा, दैट वाज मंगल पांडे। तो मंगल पांडे के द्वारा आपके पास ये रिवॉल्ट शुरू हुआ था। इमीडिएट कॉज में यही था, अलग अलग बहुत सारे कॉज था। अगर आपको पता होगा 1757 पे हमारे भारत पे ब्रिटिशर्स आए और ये रिवॉल्ट शुरू हुआ आपके पास 1857 पे। तो करीबन ये हमारे भारत के लोगों का 100 साल का गुस्सा है जो एक रिवॉल्ट के दौर पे आपको दिखने को मिला है। क्योंकि आपके पास देखे होंगे गवर्नर जनरल के सिस्टम के टाइम पे इन लोगों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्ट को नियोग किया, अलग अलग आपके पास सिस्टम को निकाला। तो इन सब चीज़ों से हमारे भारतवासी थोड़ा डरने लगे, या फिर उन लोग के जो सोवर्निटी है या फिर वो लोग का जो कल्चर था ये थोड़ा सा खतरे में आने लगा था। तो इसी चीज़ को लेके एक्चुअली हमारे भारत के लोगों ने मैक्सिमम आपके पास जो बेसिकली उस टाइम के जो प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स वगैरह था, तो इन लोगों ने रिवॉल्ट शुरू कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स को इसको सप्रेस करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगा और इकोनॉमिकली बहुत डाउनफॉल भी हुआ ब्रिटिशर्स उस टाइम पे। तो ऐसा चीज़ इन फ्यूचर ना हो तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने शुरुआत करा वाइसरॉय सिस्टम, और इसका नियोग करेंगे डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ द क्वीन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारे भारत में ये वाइसरॉय सिस्टम आया। ठीक है, तो वाइसरॉय जैसे आया तो पहला वाइसरॉय हमारे भारत का कौन है, आपको पता होगा लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1856 से लेके 1862 तक है। मैंने इससे पहले आपको लॉर्ड डेलहाउसी पढ़ाया था। लॉर्ड डेलहाउसी आपके पास 1848 से लेके मैंने आपको 1856 तक मैंने पढ़ाया था। तो लॉर्ड डेलहाउसी के बाद लॉर्ड कैनिंग आता है गवर्नर जनरल बन के। लेकिन इन्हीं के टाइम पे हमारे भारत में ये रिवॉल्ट 1857 होता है, जिसके बदौलत वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ये प्रेरित होने के बाद हमारे भारत के पहली वाइसरॉय बनता है। ठीक है, इसको आने के बाद क्या किया, सबसे पहले इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था आपको ऑलरेडी पता था, जो एक रूल या फिर सिस्टम था जिसको शुरुआत किया था डेलहाउसी के द्वारा। तो क्योंकि आपको लग रहा था शायद कि
ऐसे चीज़ों के बदौलत ही हमारे भारत पे अलग अलग टाइम पे रिवॉल्ट हो रहे थे, तो ऐसा रिवॉल्ट फ्यूचर में ना हो, तो इसी सिस्टम को एक्चुअली हमारे लॉर्ड कैनिंग भाई साहब ने हटा दिया था। उसके बाद हमारे भारत के कुछ पॉपुलर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी के टाइम पे भी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, बेसिकली हमारे भारतीय लोगों को खुश करने के लिए उस टाइम पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ बनवाया गया था 1857 पे। तो दिस आर सम ऑफ देम। इनकम टैक्स का नियोग हमारे भारत पे जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उस टाइम पे भारत रिवॉल्ट 1857 जब हुआ था तो ब्रिटिशर्स इकोनॉमिकली बहुत डाउन चला गया। तो इसी इकोनॉमी को फिर से उठाने के लिए उनके पास इनकम टैक्स का नियोग करना पड़ा, ताकि गवर्नमेंट पे पैसा आए और ये पैसा हमारे लोगों से लगान के तौर पे लिया करते थे। तो इनकम टैक्स अपलिफ्ट करने के लिए, सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक्चुअली लॉर्ड कैनिंग ने उस टाइम पे लागू किया था हमारे भारत पे। इसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट, फिर से हमारे भारतीय लोगों को खुश करने के लिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट को नियोग किया गया। ये क्या होता है एक्चुअली, जो अभी आपको पता होगा कि वाइसरॉय आ गया था, तो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमारे इंडियन लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इससे पहले जो भी आप लोगों ने देखे होंगे कॉर्नवालिस के टाइम पे जो सिविल सर्विस आया हुआ था, तो कॉर्नवालिस के टाइम पे जो सिविल सर्विस आया हुआ था उस टाइम पे आपका हमारे भारतीय लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके पास इंग्लैंड में होता था और इंग्लैंड के लोग ही बेसिकली इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टेक पार्ट करते थे। तो अभी क्या हुआ एक्चुअली, अभी हमारे भारत के लोग भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं अंडर द इंडियन काउंसिल्स एक्ट, ये बोला था। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये आपके पास शुरू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। अच्छा, इसको शुरू किसने किया था, मैं उनका नाम भी लिख देता हूँ, दैट इज़ नन अदर देन अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो हमारे भारत में आर्कियोलॉजिकल सिस्टम जो लाया हुआ था दैट वॉज दिस ब्रिटिश पर्सन अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इनको भी याद रखिएगा। इसके बाद आपके पास मैंने इनकम टैक्स के बारे में बोला, तो आपको भारत का पहला फिनेंस मिनिस्टर के बारे में भी पता होना चाहिए। फिनेंस मिनिस्टर हमारे भारत का जो ब्रिटिश के टाइम पे था डेट वॉज जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन जो है हमारे भारत के पहले फिनेंस मिनिस्टर भी है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना चाहिए, इंडिपेंडेंट भारत का पहला फिनेंस मिनिस्टर जो है डेट इज़ षणमुगम शेट्टी। ठीक है, इंडिपेंडेंट भारत के पहला फिनेंस मिनिस्टर जो है डेट इज षणमुगम शेट्टी। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वाइसरॉय आफ्टर लॉर्ड कैनिंग। एज आई हैव कंप्लीटेड टिल 1862, नेक्स्ट विल बी 1862 से लेके 63 तक। ठीक है, ये एल्गिन है, लेकिन एल्गिन ज़्यादा लंबा टेन्योर एक्सपीरियंस नहीं करता है भारत पे एज अ वाइसरॉय, तो इसलिए आपका ज़्यादा क्वेश्चन आंसर इनके ऊपर आता नहीं है। बट स्टिल आपको एक दो चीज़ याद रखना चाहिए। भारत का जो पहला हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, जो 2 जुलाई 1862 को खोला गया था। फिर उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट जो है ये आपके पास 14 अगस्त 1862 को खोला गया था। और आपके पास जो मद्रास हाई कोर्ट है ये 15 अगस्त 1862 को खोला गया था। ये तीनों का तीनों हाई कोर्ट जो है ये लॉर्ड एल्गिन के द्वारा ही खोला गया था। हमारे भारत में पहले हाई कोर्ट लाने वाले यही वाइसरॉय था। अच्छा, जो मेजर इम्पैक्ट होंगे एज अ थर्ड वाइसरॉय, तो डेट इज़ 1864 से लेकर 69 तक, तो ये थे आपके पास सर जॉन लॉरेंस, जिसके पिक्चर आपको दिख रहे होंगे। अच्छा, इनके टाइम पे क्या क्या चीज़ है, हमारे भारत पे एक आपके पास नया चर्च बनाया गया था, उनका नाम है टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन। ये चर्च आपके पास केशव चंद्र सेन ने बनाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारे भारत का अभी मैंने आपको बोला कि 3 हाई कोर्ट ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गया है। जो चौथा नंबर जो हाई कोर्ट है दैट इज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट। या इलाहाबाद हाई कोर्ट आपके पास 1866 के अंदर खोला गया था, आप देख सकते हो ये इसी टेनर के अंदर पड़ता है। उसके बाद एक्सपांशन ऑफ कैनल वॉक्स एंड रेलवेज। रेलवेज आपको पता होगा, रेलवे स्टार्ट किसने किया था, डेलहाउसी के टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था जब गवर्नर जनरल था, तो रेलवेज उन्होंने स्टार्ट किया था, तो इन्होंने एक्सपांड करने का काम करा था। कैनल हमारे भारत पे कौन से राजा ने स्टार्ट करा था, तो डेट इज गयासुद्दीन तुगलक। हमारे भारत पे गयासुद्दीन तुगलक जो है इन्होंने एक्चुअली कैनाल सिस्टम को हमारे भारत पे लाया हुआ था। ये कौन है एक्चुअली, ये फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, ये फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी का, गयासुद्दीन तुगलक। तो इनके द्वारा हमारे भारत पे कैनल सिस्टम आया था। तो इसका एक्सपांशन करने वाला जो वाइसरॉय रहेंगे तो ये जॉन लॉरेंस रहेंगे। और रेलवेज का एक्सपांशन की बात करें तो ये फिर से जॉन लॉरेंस रहेंगे। उसके बाद क्रिएटेड द इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अभी आपको पता होगा शायद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर सिविल सर्विस आपका शुरू हो गया था उस टाइम पे कॉर्नवालिस के द्वारा। और
पुलिस सर्विस भी था आपके पास कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू हो गया था। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूरोक्रेटिक सर्विस ऑफ इंडिया, तो ये शुरू हुआ था कौन से वाइसरॉय के द्वारा, तो डेट इज़ जॉन लॉरेंस के द्वारा। तो होप सो आपको इनके बारे में सारे चीज़ क्लियर हो गए होंगे। तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वाइसरॉय। अगला हमारे पास है लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो का टेन्योर आपके पास 1869 से लेके 72 तक चलता है। तो जैसे कि आपको पता है कि सेंसस जो है हर 10 साल के अंदर आता रहता है, तो सेंसस सबसे पहले बार स्टार्ट हुआ था लॉर्ड मायो के टेन्योर पे ही, ठीक है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट कॉलेज है, एक आपके पास राजकुमार कॉलेज और दूसरा आपके पास मायो कॉलेज। तो जो भी इंडियन प्रिंस थे या फिर जो राजकुमार लोग थे, उन लोग का पढ़ाई लिखाई के लिए राजस्थान पे दो कॉलेजेस को खोला गया था। इन दोनों का कॉलेज का नाम है एक्चुअली ये दोनों, ठीक है। उसके बाद फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब आपके पास इससे पहले जो भी ये इंडिया था, इंडिया का जो भी पैसा इन जब जगहों पे डेवलपमेंट के लिए खर्चा होता था, तो ये डायरेक्टली गवर्नर जनरल से आता था ये पैसा। तो अभी क्या है कि ये पैसा ऐसे नहीं आएंगे, आप लोगों का तो इनकम टैक्स शुरू हो गया है। तो इनकम टैक्स शुरू होने के बाद आप लोग का पर्टिकुलर प्रोविंस को डेवलपमेंट करने के लिए आप बेसिकली आप अपने जगह का इनकम टैक्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब जैसे हमारे आजकल चीफ मिनिस्टर्स लोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इसको बोलते हैं। तो ये लॉर्ड मायो के टाइम पे आया हुआ था। इसके बाद इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये एक तरह का ब्राह्मण समाज है। जो लोग ब्राह्मण समाज पे डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं करते थे, तो उन लोगों के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन लाया गया था, जो केशव चंद्र सेन के द्वारा खोला गया था। इसके बाद एसासिनेशन, लॉर्ड मायो इज़ ऑल्सो द ओनली वाइसरॉय डेट वॉज किल्ड बाय अ पठान, जिनका नाम है शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी बेसिकली एक प्रिजनर है, कहाँ पे, सेलुलर जेल, जिसको हम लोग काला पानी की जेल भी बोलते हैं। तो एक प्रिजनर है वहाँ पे। एक बार क्या हुआ, लॉर्ड मायो ऐसे ही भ्रमण के लिए गया हुआ था टू सी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द जेल। तो उस टाइम पे एक प्रिजनर था, उन्होंने उनको गोली मार के हत्या कर दी, ठीक है। तो ये था आपके पास लॉर्ड मायो के टेन्योर के टाइम पे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपके पास 2015 पे एपीएससी के सिविल इंजीनियर के पेपर में आया हुआ भी था, ठीक है, कि द ओनली वाइसरॉय डेट वाज किल्ड बाय अ पठान। सिंस सडनली आपके पास लॉर्ड मायो का देहांत हो गया, उनके बाद फिर बहुत सारे ऐसे वाइसरॉय आए जो एक इवेंटफुल काम नहीं कर पाए हमारे भारत पे। सर जॉन स्ट्रेसी वाज वन ऑफ देम, लॉर्ड नेपियर वाज वन ऑफ देम। उसके बाद आए लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो वो हमारे भारत पे वाइसरॉय थे 4 साल के लिए। इनके टेन्योर पे इंपॉर्टेंट इवेंट यही है कि ज्योतिबा फुले करके जो इंडियन एक वहाँ पे लीडर था, तो उन्होंने हमारे भारत पे सत्य साधक समाज एस्टैब्लिश किया था। ये बेसिकली क्या है, जो भी डिप्राइव पीपल है हमारे भारत पे या फिर अनटचेबिलिटी या फिर अनटचेबल लोग थे, उन लोग को सोशल राइट और एजुकेशनल राइट मिले। तो इन लोगों के लिए एक समाज खोला गया था जिसका नाम है सत्य साधक समाज। इसके बाद जो इवेंट पे इंपॉर्टेंट काम होंगे डेट इज़ बाय द लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन को वाइसरॉय ऑफ उल्टा खोपड़ी भी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इनके आने के टाइम पे इन्होंने वर्निकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया था। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो हमारे भारतीयों को पसंद नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जितने भी भारत के जो प्रेस है, दिस प्रेस वे नॉट अलाउड टू प्रिंट बुक्स दैट आर फ्रॉम दी हमारे मदर इंडियन लैंग्वेज के जो भी किताब होते थे, तो उन सबको पब्लिश या फिर प्रिंट करने अलाउड नहीं था। बस इंग्लिश किताबें आपके पास पब्लिश होंगे हमारे भारत के प्रेस में। तो ये हमारे इंडियन के पीपल लोगों ने इतना ज़्यादा सराहा नहीं इस एक्ट को, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड एंग्लो अफगान वार भी था इनके कार्यकाल के अंदर। इसके बाद 3 दिल्ली दरबार होता है, जिसका सबसे पहला दिल्ली दरबार जो है ये लॉर्ड लिटन के टाइम पे होता है। अच्छा, दिल्ली दरबार बेसिकली क्या होता है, हमको ऑलरेडी पता है कि ये वाइसरॉय लोग जो है डायरेक्टली काम करते जो भी ब्रिटेन का क्वीन या फिर किंग होता है। तो ब्रिटेन का क्वीन या फिर किंग जब भी भारत में आता है, तो वन ऑफ आपका कार्यक्रम मान के चलो या फिर एक आपके पास सेलिब्रेशन मान के चलो, जिसको हम लोग दिल्ली दरबार बोलते हैं, ठीक है। तो दिल्ली दरबार जो है भारत में 3 बार होता है। तो ये सबसे पहला दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, क्वीन विक्टोरिया हमारे इंडिया में आया हुआ था, क्योंकि इनको एक टाइटल दिया जाएगा जिसको एम्प्रेस ऑफ इंडिया बोलते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसी दिल्ली दरबार के अंदर क्वीन विक्टोरिया को केसरी हिंद का टाइटल भी मिलता है, जो टाइटल आपको बाद में दिखने को मिलेंगे, महात्मा गांधी को भी मिलता है। केसरी हिंद उन लोग को मिलता है जो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, आइदर फ्रॉम इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। तो दिस वेर ऑल फ्रॉम लॉर्ड लिटन। ओके, आफ्टर लिटन द नेक्स्ट वाइसरॉय वुड बी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है ये वन ऑफ द बेस्ट वाइसरॉय है हमारे भारत का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल पे क्या क्या किया था।
फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट निकाला था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट क्या होता है, जो हमारा चाइल्ड या फिर चाइल्ड लेबर वे आर नॉट अलाउड इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते हो, तो इस तरह से एक एक्ट को निकाला गया था। उसके बाद जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फिलहाल भारत में अभी भी चल रहा है और ये हमारे भारत में चलने वाले सबसे पुराना एक्टों में से एक एक्ट है। ठीक है, अगर आप बैंकिंग या फिर IBPS की तैयारी कर रहे हो तो ये उन सब चीज़ों पे आपके ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो ये शुरू किया था एक्चुअली लॉर्ड रिपन के टाइम पे। इसके बाद वर्निकुलर प्रेस एक्ट को ये बंद कर दिया। अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि लॉर्ड लिटन ने वर्निकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, जिसमें प्रेस लोग सिर्फ किताबें छापेंगे तो सिर्फ इंग्लिश की किताबें छापेंगे, तो ऐसा चीज़ें नहीं हो सकता एक्चुअली। तो ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया गया या फिर खात्मा कर दिया गया। इसके बाद जो है ये इल्बर्ट बिल को पास कर दिया गया। इल्बर्ट बिल क्या है, जो भी हमारे इंडिया के हाई कोर्टों के जो भी जज वगैरह या फिर मजिस्ट्रेट वगैरह थे, तो वो मजिस्ट्रेट वगैरह यूरोप के कोर्ट वगैरह या फिर ब्रिटेन के कोर्ट वगैरह पे आपको जाके अपना जजमेंट सुनाना पड़ेगा या फिर वहाँ के कोर्टों के लिए भी आप मजिस्ट्रेट बनोगे। इसके बाद जो है एक गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया किसके ऊपर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आजकल हम लोग जानते हैं इनको पंचायत या फिर पंचायत के नाम से। ठीक है, तो पंचायत के ऊपर रेजोल्यूशन पास करने वाला भारत का पहला वाइसरॉय। इसके बाद एक एजुकेशन कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था, जिनका प्रेसिडेंट या फिर जिनका नेतृत्व करेंगे सर विलियम हंटर। अच्छा, ये एजुकेशन कमीशन किसके लिए काम करेंगे, ये एजुकेशन कमीशन काम करेंगे हमारे जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली एक एजुकेशन कमीशन था ये। फिर उसके बाद सेंसस हम लोग को पता है कि ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश या फिर ऑलरेडी शुरुआत हो गया मायो के टाइम पे, लेकिन सबसे पहला सेंसस कंप्लीट बन के कब आया, लॉर्ड रिपन के टाइम पे ये कंप्लीट बन के आया। ठीक है, इसके बाद सेंसस का रेगुलराइजेशन, जैसे कि आपको पता है कि सेंसस आजकल हर 10 साल के अंदर आता रहता है, तो ये 10 साल के अंदर आएंगे या फिर 10 साल का टेन्योर के अंदर ही आएंगे। इसको किसने बोला, तो डैट वाज अगेन लॉर्ड रिपन। तो ये रेगुलराइजेशन करा सेंसस का लॉर्ड रिपन ने, लेकिन किसने शुरुआत करा पूछे तो आपके आंसर मायो रहेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने रिपन के बारे में ख़त्म किया, तो नेक्स्ट विल बी लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन आपके पास 1884 से 1888 तक चलता है। तो जैसे कि 1884 से 1888 इस टेन्योर के अंदर आपके पास फॉर्मेशन ऑफ INC भी होता है। INC वॉज फॉर्म्ड इन 1885 एंड किसने फॉर्म किया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया था A.O. ह्यूम ने। एंड फर्स्ट सेशन का अगर आपके पास पूछे कि प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट सेशन का आपके पास प्रेसिडेंट जो होंगे डैट इज़ उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के भेजिए कि गुवाहाटी में इकलौता एक ही INC का सेशन हुआ था। तो कौन बता पाएंगे गुवाहाटी का INC का सेशन का ईयर कौन सा है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा लॉर्ड डफरिन के टेन्योर के टाइम पे। उसके बाद जो होंगे लॉर्ड लैंसडाउन होंगे, डैट इज़ 1888 से लेके 1894 तक। इनके टेन्योर के अंदर इंपॉर्टेंट फेज होंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल्स एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इंडियन काउंसिल्स एक्ट के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन हमारे भारत पे शुरुआत हुआ था। उसके बाद आपके पास जो होंगे डैट इज़ सीट एंड साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह भी डिस्कस हुआ था, है ना। फिर उसके बाद आपके पास जो है डिस्कशन ऑफ बजट वगैरह भी हमारे भारत पे आने लगा। तो ये सब आपके पास इंडियन काउंसिल्स एक्ट पे लिखा हुआ था। फिर उसके बाद सेकंड फैक्ट्री एक्ट के बारे में बोला जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिपन के टाइम पे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट बोला था। सेकंड फैक्ट्री एक्ट में क्या है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में बेसिकली आपको याद होगा शायद मैंने बोला कि प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन होंगे कि वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। सेकंड फैक्ट्री एक्ट के अंदर क्या होंगे कि देयर विल बी वीकली हॉलीडेज, कि जो भी काम करने वाले लोग लेबरर्स हैं तो उनको वीकली हॉलीडेज मिलना चाहिए। एंड साइड बाय साइड वुमेन जो भी काम करेंगे उन वुमेन का काम करने का टेनर कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ मैन। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेंट कमीशन, ये कमीशन है हमारे बाउंड्री है दैट इज़ फ्रॉम इंडिया एंड अफगानिस्तान का जो फॉर्मर बाउंड्री हुआ करता था, उस बाउंड्री का नियोग करने वाला जो कमीशन है जिन्होंने मतलब इंडिया और अफगानिस्तान का बाउंड्री बनाया था उस टाइम पे, तो इस कमीशन का भी नियोग उसी टाइम पे हुआ था। मतलब इंडिया अफगानिस्तान का भी बाउंड्री आपका 1893 पे चालू हुआ था। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पर्सन। तो जैसे कि हम लोगों ने लॉर्ड लैंसडाउन को कंप्लीट किया, लॉर्ड लैंसडाउन के बाद आते हैं आपके पास थोड़े टाइम के लिए
लॉर्ड एल्गिन टू इम्पॉर्टेंट इसलिए पढ़ते हैं, जो स्वामी विवेकानंद है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन को इनके टेनर पे ही फाउंड किया था इन कोलकाता एट ए पर्टिकुलर प्लेस कॉल्ड बेलूर मठ। इसके बाद जो इवेंट फेज हम लोग इंपॉर्टेंटली देखेंगे दैट इज़ फ्रॉम द लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के वाइसरॉय रहता है 1899 से लेके 1905 पे। सबसे इंपॉर्टेंट फेज इनके टाइम पे जो हुआ था दैट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल को बेसिकली दो भागों में बंटवारा कर दिया था। एक आपके पास जो है ये पुराना बंगाल या फिर बंगाल प्रॉपर, और एक दूसरा था आपके पास ईस्ट बंगाल एंड असम। ठीक है, ईस्ट बंगाल एंड असम। तो ये दो भागों में बंगाल को बंटवारा कर दिया गया था इनके टेनर पे। इसके बाद फर्स्ट दिल्ली दरबार आपका लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे सेकेंड दिल्ली दरबार हुआ था। सेकेंड दिल्ली दरबार में किसको सेरेमनियल देने के लिए आया हुआ था? जो किंग एडवर्ड था, किंग एडवर्ड को सेरेमनी देने के लिए सेकेंड दिल्ली दरबार को इनॉग्रेट किया गया था। याद रखिएगा ये सेकेंड दिल्ली दरबार जो है दिस इज़ द मोस्ट ग्रैंड दिल्ली दरबार आउट ऑफ द ऑल 3 दिल्ली दरबार। ठीक है, उसके बाद पुलिस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द सुपरविजन ऑफ सर एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर बेसिकली जिस पुलिस कमीशन को नेतृत्व देंगे, ये क्या काम करेंगे, जो हमारा पुलिस जो पर्टिकुलरली जो काम करते हैं, ये पुलिस किस तरह से काम करेंगे और इनको एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन मिले इन एवरी प्रोविंस, इसको देखने के लिए सर एंड्रयू फ्रेजर का कमीशन को रखा गया था। इसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 जो है ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। किस लिए रखा गया था? टू कंट्रोल द यूनिवर्सिटीज़ बाय द ब्रिटिश रूल। तो यूनिवर्सिटीज़ को अभी डायरेक्टली कौन कंट्रोल करेंगे? ब्रिटिश पीपल्स कंट्रोल करेंगे इनको। इसके बाद सेकेंड स्वदेशी मूवमेंट ये शुरू किया गया था अरविंदो घोष के द्वारा। ये अगेंस्ट था पार्टीशन ऑफ बंगाल का। जो बंगाल को अभी हम लोगों ने देखा कि दो भागों में बंटवारा हो गया है, दो भागों में बंटवारा होने के लिए कोई लोग इसमें सहमत नहीं था। तो जो सेकेंड आपके पास स्वदेशी मूवमेंट था ये अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल था, जो नेतृत्व दे रहे थे अरविंदो घोष। इसके बाद मैडम एनी बेसेंट के द्वारा एक आपके पास स्कूल खोला गया था एट उत्तर प्रदेश, इज नोन एज बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिखी गई किताब का नाम है ये प्रॉब्लम्स ऑफ द फर ईस्ट, जिसमें उन्होंने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जो वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल के लोग फेस कर रहे थे उस टाइम पे। एक पॉपुलर डायलॉग है जो लॉर्ड कर्जन यूज़ करते थे इंडिया को लेके। ये बहुत बार क्वेश्चनों में आया गया था कि किस वाइसरॉय ने इस पॉपुलर डायलॉग को बोला गया है। द डायलॉग इज़ इंडिया इज़ द पाइवट ऑफ आवर एम्पायर। इफ़ द एम्पायर लॉसेस एनी पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियन वी कैन सर्वाइव, बट वी लॉस इंडिया द सन ऑफ आवर एम्पायर विल सेट। मतलब इंडिया का किसी एक प्रोविंस को अगर हम हटा देते या फिर किसी एक प्रोविंस हमसे अगर छूट जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंडिया हमसे छूटना नहीं चाहिए। तो ये डायलॉग जो है ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। तो बेसिकली दिस वाज पार्ट 1 ऑफ द वाइसरॉय। इसके बाद का जो भी वाइसरॉय आएंगे हम इसको पार्ट 2 में कवर अप करेंगे, जो आपको आने वाले एक या 2 दिन के अंदर आपको अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड डू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आए होंगे मेरे ये काम तो फिर एक ज़रूर थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए चलते, बाय बाय।